औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, पेज नंबर 8 से। आज हमने पढ़ना है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप क्या होता है बेटा? माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ने जो लगे हो तो वो क्या क्या काम आ सकती है, क्या क्या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके फ़ायदे होते हैं। द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट एंड वायरसेस। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में मैं बता के आया था बेटा, जो माइक्रोबायोलॉजी की साइंस है उसमें शामिल हैं हम इल्म हासिल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म का। माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। और उनकी किस्में क्या हैं? ये एल्गी, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ, फिंजाई, यीस्ट एंड वायरसेस, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। विदाउट द हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे जानदार हैं जो हमारे लिए बेटा बेज़रर हैं, नुकसानदेह नहीं है, उनको कहते हैं हार्मलेस ऑर्गेनिज्म। उनके बगैर, विदाउट का मतलब क्या होता है? उनके बगैर। विच कन्वर्ट, जो तब्दील करते हैं कम्प्लेक्स मटेरियल, पेचीदा मटेरियल को, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सादा सब्सटेंसेस में। लाइफ वुड बी अनसर्टेन, ज़िंदगी जो है वो कायम नहीं रह सकती। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि कुछ बेज़रर जानदार हैं, ऑर्गेनिज़म हैं, जिनके बगैर ये ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती, जो कि कम्प्लेक्स मटेरियल को सादा सब्सटेंसेस में तब्दील करते हैं, और वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है इसमें बेटा, इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इफ़ेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मौजूदगी इंसानी मौजूदगी को मुतासर कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है। हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की ये बुनियाद है। इसमें यह देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असरात मुरतब करते हैं, ये बुनियाद है माइक्रोबायोलॉजी की। फोर्थ पॉइंट हमारा चौथा है, द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड सोरिंग ऑफ मिल्क आर नेचुरल प्रोसेसेस। जो फ्रूट का जूस है बेटा, उसको फर्मेंट करना, ख़मीर बनाना, उसको गलाना सड़ाना, ये फ्रूट जूस को गला के ना बेटा शराबें वगैरह बनाई जाती थी। एंड द सोरिंग ऑफ मिल्क, और मिल्क का खट्टा हो जाना, और नेचुरल प्रोसेस, ये कुदरती प्रोसेस हैं। जैसे आप दही बनाते हो दूध से, ये सोरिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। ये नेचुरल प्रोसेस हैं, लॉन्ग नोन टू मैन, ये इंसान बहुत अरसे से जानता है। यट वाई दीज चेंजेस अकर्ड, लेकिन ये तब्दीलियाँ होती क्यों हैं? वर अननोन अनटिल पास्चर, ये पास्चर से पहले लोग नहीं जानते थे। हाँ, दूध का या दही में बनना और फ्रूट जूस का फर्मेंट होना लोग जानते थे, लेकिन ये तब्दीलियाँ होती क्यों हैं, ये पास्चर से पहले कोई नहीं जानता था। लुईस पास्चर ने ये बताया है कि ये सारा काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। दूध का दही में तब्दील होना और फ्रूट जूस का फर्मेंट होना, खमीरा होना। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी का जो आखिरी हिस्सा था, शोड द स्केप्टिकल वर्ड दैट यीस्ट एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड शुगर्स टू अल्कोहल्स एंड एसिड्स। तो ये हमें पता चला है कि कुछ यीस्ट हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं जो शुगर्स को और कन्वर्ट करते हैं, शुगर को और अल्कोहल को, शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में और एसिड में। तो शुगर जो होती है फ्रूट जूस में, जो शुगर होती है, मिठास होती है, उसको शराब में और एसिड में तब्दील कर देते हैं। एसिड क्या हो गया? जैसे विनेगर बनाते हैं, सिरका बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट जूसेस से बनता है, उसको फर्मेंट करके। तो ये लोग पहले से फर्मेंट तो करते आ रहे हैं, सदियों से लोग शराब बना रहे हैं, दूध से दही बना रहे हैं, लेकिन पास्चर से पहले, लुईस पास्चर से पहले लोगों को ये पता नहीं था कि ये करता कौन है। तो अब पता चल रहा है कि ये करता कौन है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें तब्दीलियाँ लाते हैं, और दूध से दही बन जाती है और फ्रूट जूस से शराब वगैरह तैयार हो जाती है। पाँचवा पॉइंट है बेटा, इन फैक्ट, दर हकीकत माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैज़ हैड अ डिसीव रोल इन द शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। कहता दर हकीकत जो है इस दुनिया की जो शक्ल बरकरार है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत अहम किरदार अदा करते हैं बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जो इस बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाते हैं। जैसा कि हम लोग मर जाते हैं, हमें गला सड़ा के ज़मीन का हिस्सा बना देना, खाद बना देना, और मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस से हमारे ही
फॉसिल से। फॉसिल कहते हैं जो मुर्दा जानदार जानवर, पौधे, इंसान और लकड़ियाँ वगैरह, ये दरख्त भी जानदार हैं, ये जब ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं तो मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस से कोयले में तब्दीली, पेट्रोल, डीज़ल, गैस, मिट्टी का तेल और डायमंड वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेसेस हैं, इनमें मोस्टली जो किरदार किसका है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म का है इनको गिलाने सड़ाने में। द ग्रोथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन रिसेंट डिकेड्स, डिकेड्स कहते हैं दहाइयों को। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, अद्वियात साजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, अद्वियात साजी, उसकी जो ग्रोथ हुई है, उसमें बढ़ोतरी जो आई है, नशोनुमा हुई है चंद दिहाइयों में, हैज़ बीन पैरेलल्ड बाई राइजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मोर रिगरस रेगुलेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। तो कहता है इससे बहुत ज़्यादा जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के, वो बेहतर हुए हैं और बहुत तेज़ी के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कोई भी चीज़ तैयार करने का, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेटा, पहले के वक्तों में हकीम हजरात थोड़ी बहुत दवाई बनाते थे और एक आध मरीज़ को दिया और जान छुड़वा ली, लेकिन बेटा अब तो हमें बहुत ज़्यादा बल्क में दवाइयाँ चाहिए क्योंकि इंसानों की आबादियाँ भी बढ़ती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह चाहिए। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, अद्वियात साजी के जो कारखाने हैं, कुछ दिहाइयों से उनकी ग्रोथ में इजाफा हुआ है और हमें स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं, वो हम तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। फार स्टीराइल प्रोडक्ट, स्टीराइल कहते हैं जरासीम से पाक प्रोडक्ट्स। पहले के वक्तों में ऐसा होता था, अब भी किसी जगह पे ऐसे है जो हम खाना वाना खा लेते हैं कहीं ढाबों वगैरह पे, तो वो जरासीम से पाक नहीं होता। स्टीराइल का मतलब होता है जरासीम से पाक। तो स्टीराइल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट्स जो जरासीम से पाक हों। क्राइटेरियन ऑफ क्वालिटी इज़ सिंपल, देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाट्सोएवर। तो कहता है जो स्टीराइल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी सिंपल है कि जो हम स्टीराइल प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो उस पर हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आता। लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाट्सोएवर अभी तक हमें नज़र नहीं आया। जो आपकी सिरिंजेस आती हैं, जो आपकी नीडल्स, ड्रिप सेट आ गए, ड्रिपें आ गई, वो ना उनको स्टीराइल बनाया जाता है। जो औजार वगैरह ऑपरेशन के लिए आते हैं वो स्टीराइल होते हैं, जरासीम से पाक होते हैं। तो ये क्वालिटी उनकी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है कि उनको माइक्रोस्कोप से देखने पर भी उन पर कोई जरासीम नज़र नहीं आता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आते। द प्रोडक्ट शुड देयर फॉर बी एबल टू पास अ टेस्ट फॉर स्टीराइलिटी। कोई भी प्रोडक्ट को लाजमी तौर पर जरासीम से पाक होने का, स्टेरिलिटी का टेस्ट पास करना पड़ता है। कोई भी जो इस काबिल हो कि उस स्टेरिलिटी का टेस्ट पास कर सके। एंड नॉलेज ऑफ प्रोसीजर, और इस स्टेरिलिटी का जो प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, उसका नॉलेज। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, और इसके नताइज ऑफ सच टेस्ट, ऐसे तजर्बात के, इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, अद्वियात साजी की जो माइक्रोबायोलॉजी है, उसके ये सारे के सारे अहम गोल हैं, मकासद हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो एक तो स्टीराइल हो, जरासीम से पाक हो, और हर किसी को इसका नॉलेज होना चाहिए और इसके जो नताइज हैं, इसको पढ़ना कैसे, समझना कैसे है और ये तजर्बात करने कैसे हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। It is obvious that medicines contained with potentially pathogenic disease causing microorganism are safety hazards। कहता है ये बहुत बुरी बात है। ऑब्वियस का मतलब हमारे लिए एक गाली है, समझ लो। बुरी बात है कि जो मेडिसिन्स हैं, जो भी मेडिसिन कंटामिनेट होती हैं, आलूदा होती हैं विद पोटेंशली पैथोजेनिक डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बीमारी की वजह बनते हैं, उनके अंदर कोई पैथोजन्स होते हैं। पैथोजन्स क्या होते हैं? ऐसे जरासीम जिनमें बीमारी फैलाने की सलाहियत हो, वो पैथोजन कहलाते हैं बेटा। ये पैथोजन लफ्ज़ पैथोलॉजी से है। जो ये लेबॉर्ट्री वाले होते हैं, ये लैब पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इनको पैथोजन का इल्म होता है। पैथोजन्स की तारीफ़ अगर हम करें उर्दू में, ऐसे जरासीम जो बीमारी की वजह बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन्स। और लैब पैथोलॉजिस्ट हमारे खून से टेस्ट वगैरह करके पैथोजन को ही तलाश करता है कि जिनसे बीमारी हो रही हो। तो कोई भी ऐसी अद्वियात जिनमें पैथोजन शामिल हों, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हों, मौजूद हों, तो वो सेफ्टी हैज़र्ड हैं। हैज़र्ड कहते हैं ख़तरा, हमारी सेफ्टी के लिए ख़तरा होती हैं। सो मेडिसन्स एडमिनिस्ट्रेड बाय वुल्नरेबल रूट्स। तो मेडिसन्स को जो है एक बेहतर तरीके से बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर इंजेक्शंस वगैरह हों, इंजेक्शंस के ज़रिए
आर टू वुलनरेबल एरियाज़ ऑफ द बॉडी, या कुछ वुलनरेबल एरियाज़ हैं बॉडी के जिसके ज़रिए दवाई दाखिल की जाती है। एग्जांपल के तौर पर आइज़ हैं, आँखों के ज़रिए जो हम ड्रॉप वगैरह डालते हैं या ट्यूब डालते हैं। आर मैन्युफैक्चर्ड एज स्टीराइल प्रोडक्ट्स, इनको जरासीम से पाक तैयार किया जाता है। वो दवाइयाँ जो इंजेक्शन के लिए दी जाती हैं, इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी में पहुँचाई जाती हैं, या जो आँखों के ज़रिए दी जाती हैं, उनको जरासीम से पाक बनाया जाता है। अगर ये दवाइयाँ कंटामिनेट हों, तो अगर इनमें पैथोजन्स हों तो हमारी सेफ्टी के लिए हैज़र्ड हो सकती हैं, ख़तरा हो सकती हैं। ये सारी की सारी बेटा किसके कारनामे बताए जा रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी के। तो माइक्रोबायोलॉजी का इल्म होगा तो ये ऐसी चीज़ें हम ये सारे काम कर सकेंगे। फिर आ जाएगा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है, इन्फेक्शन क्या होता है बेटा? कहीं भी किसी भी जगह पे पीप का पड़ जाना क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। बैरूनी इन्फेक्शन भी हो सकता है और अंदरूनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर अंदर कोई मसला चल रहा हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, तो आपके कुछ टेस्ट हैं वो हमें बता देते हैं कि अंदर इसके इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है। और बाहर तो अगर कोई ज़ख़म वगैरह ख़राब हो रहा है, उस पर पीप पड़ रही है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये इन्फेक्शन हुआ है। तो डिसइंफेक्शन का मतलब है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना, ठीक है, उस पीप को ख़त्म करना। डिसइंफेक्शन एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल्स बायोसाइड्स यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं बायोसाइड्स की, कुछ जरासीम को मारने की। और डिसइंफेक्शन भी ऐसी ही केमिकल्स होते हैं, यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं एज एंटीसेप्टिक, जरासीम कुछ के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पायोडीन, हम किसी भी ज़ख़म पे बाहर से क्या लगाते हैं? पायोडीन लगाते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक है। डिसइंफेक्टेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ विच फार्मास्यूटिक्स एंड अदर पर्सनस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन शुड हैव नॉलेज। कहता है तो ये डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाले, और प्रिजर्वेटिव और हिफाजत करने वाले जो चीज़ें हैं, इनकी जो तैयारी है, तो जो फार्मासिस्ट हैं उसको लाजमी तौर पर वो रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है इनको मैन्युफैक्चर करने का, इनको तैयार करने का, ऑफ मेडिसिन, अद्वियात को। शुड हैव नॉलेज, उसके पास लाजमी तौर पर इल्म होना चाहिए। बोथ फ्राम द प्रोटेक्टिव ऑफ बायोसाइड्स, एक नॉलेज ये होना चाहिए कि बायोसाइड से बायोसाइड्स का इल्म होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव है ये बेटा लफ्ज़, पर्सपेक्टिव के उसको बायोसाइड्स का, बायो का मतलब जानदार, साइड का मतलब मारने वाली। जैसे सुसाइड होता है, सू का मतलब सुसाइड क्या होता है? ख़ुद को मारना, सुसाइड कर लिया जी, खुदकुशी कर लिया। तो बायोसाइड का मतलब जानदारों को मारना बेटा। पेस्टिसाइड स्प्रे को कहते हैं, पेस्ट को मारने वाली जो कीड़े मकोड़े सुंडियाँ वगैरह होती हैं ना, उनको पेस्ट कहते हैं। सफ़ेद मक्खी वगैरह पेस्ट को मारने वाली पेस्टिसाइड होती है। इंसेक्ट को मारने वाली इंसेक्टिसाइड होती है। इंसेक्ट क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, हशरात। तो जिसके साथ साइड लगा होगा तो वो क्या होती है? मारने वाली। तो बायो का मतलब जानदार होता है, साइड का मतलब मारने वाली। तो ये जो इन्फेक्शन वगैरह हो रहा होता है ना, ये कुछ ऐसे जानदार होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जो इन्फेक्शन फैला रहे होते हैं। तो ऐसी अद्वियात जो इनको मारेंगे उनको क्या कहेंगे? हम बायोसाइड कहेंगे। यूज़ इन प्रोडक्ट फार्मूलेशन, जो इस प्रोडक्ट के फार्मूले में इस्तेमाल की जाती हैं, एंड मैन्युफैक्चर और तैयार की जाती हैं, इसका नॉलेज होना उसके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बिकॉज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और क्योंकि जो ये एंटीसेप्टिक्स हैं और ये डिसइंफेक्टेंट्स दोनों एक ही चीज़ है, ये क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इन देयर ओन राइट, और इनके अपने अपने राइट हैं, और इनको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाना चाहिए। ये ना हो कि ये इस तरीके से बना दें कि हमने इनको बॉडी में अपने लगाना है, ये उनको इन्फेक्शन को ख़त्म करने के बजाय इनके अंदर और ही जरासीम पहले से मौजूद हों, या इनकी ऐसी ताकत ही ना हो कि वो जरासीम को ख़त्म कर सकें। हम लगाएं भी सही, हमारे जो जरासीम हैं जिनसे इन्फेक्शन हो रहा है, पीप पड़ रही है, वो ख़त्म ही ना हो। तो जो मैन्युफैक्चरर है, तैयार करने वाला है, फार्मासिस्ट है, उसके पास लाजमी तौर पर ये माइक्रोबायोलॉजी का इल्म होना चाहिए। तो बेटा ये जितनी दवाइयाँ भी बन रही हैं, डिसइंफेक्शन है, ये वो, ये कौन बनाता? फार्मासिस्ट, और इनके पास नॉलेज ज़रूरी है। तो ये सारा माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के ही उनको आएगा। फिर आ जाएंगे इंजेक्शंस। जो इंजेक्शन हम बनाते हैं बेटा, इंजेक्शंस आर आल्सो सब्जेक्ट टू अ टेस्ट फॉर पायरोजन्स। जो इंजेक्शन होते हैं बेटा, उनको भी टेस्ट किया जाता है। पायरोजन्स का कौन सा टेस्ट किया जाता है? पायरोजन्स का टेस्ट किया जाता है। पायरोजन्स ऐसे जानदार होते हैं बेटा, ये मारूजी भी बन सकती है। आप देख लेना, थोड़ा सा मुझसे ये बैक हो गया था, कोई इशू नहीं है, ये देख लेना बेटा। ये 11वां पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग।
के इंजेक्शन जो बनाए जाते हैं आर आल्सो सब्जेक्ट टू टेस्ट फॉर पायरोजन्स। इनका टेस्ट किया जाता है कि इनमें पायरोजन्स तो मौजूद नहीं है। पायरोजन्स की तारीफ़ लिख लो बेटा। पायरोजन्स ऐसे जानदार होते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे इंसान की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है। कई लोगों को इंजेक्शन लगते ही बुखार हो जाता है। तो वो इंजेक्शन क्या है, किसी गंदी कंपनी के होते हैं या ठीक से नहीं होते, उनमें क्या होते हैं, पायरोजन्स होते हैं, तो उनसे बुखार हो जाता है। तो लाजमी तौर पर इंजेक्शन को जब भी बनाएंगे तो उसमें टेस्ट करेंगे कि कोई पायरोजन शामिल तो नहीं है। दीज आर सब्सटेंसेस, ये वो अज्जा हैं दैट काज टू राइज द बॉडी टेम्परेचर, जो वजह बनते हैं बॉडी के टेम्परेचर में इजाफे के, व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, अगर ये बॉडी में दाखिल हो जाएं। ठीक हो गया। फिर आ जाएंगे बेटा स्टीराइल मेडिसन्स। स्टीराइल मेडिसन्स ऐसी अद्वियात जो जरासीम से पाक हों, मैं भी मैन्युफैक्चरर्स, इनको हम तैयार करते हैं बाय टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। इसके दो तरीके हैं स्टीराइल मेडिसन को तैयार करने के। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रेफर्ड ओपिनियन इज़ टू मेक द प्रोडक्ट, जो सबसे सीधा साधा और सबसे प्रेफर्ड तरीका है जिसको हम तरजीह देते हैं, ओपिनियन इज़ टू मेक द प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, पैक इट, और इसको पैक करेंगे इन इट्स फाइनल कंटेनर, इसके आखिरी बर्तन में, एंड स्टेरिलाइज इट, और फिर इसको हम जरासीम से पाक करेंगे बाय हीट, इसको गर्म करके, रेडिएशंस या शुआओं से, और अदर मीन्स या किसी दूसरे तरीके से। पहले तो हम किसी भी दवाई को बना लें, उसको फाइनल कंटेनर में पैक कर लें, और फिर उसको जरासीम से पाक करें हीट दे के या शुआओं के ज़रिए। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है बेटा, द अल्टरनेटिव इज़ टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, और दूसरा तरीका मुतबादल तरीका, अल्टरनेटिव कहते हैं मुतबादल तरीका, वो है कि वो मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट को फ्राम स्टीराइल इंग्रेडिएंट्स, जरासीम से पाक अज्जा से ही। तो जिससे दवाई तैयार हो रही है, जो रॉ मटेरियल है हमारा, ऐसी चीज़ें जो जिनसे मिलकर दूसरी अशिया बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है, रॉ मटेरियल, तो वही जरासीम से पाक हों। या तो हम फाइनल प्रोडक्ट बना के फिर जरासीम से पाक कर लें, या हम जो उसमें अज्जा यूज़ कर लें हैं वही स्टीराइल हों, जरासीम से पाक हों, अंडर कंडीशंस दैट डू नॉट परमिट द एंट्री ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस सूरत हाल के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हम उसको बनाएं कि डू नॉट परमिट हो, इजाज़त ही ना हो एंट्री की, दाखिल होने की, कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, कंटामिनेटिंग कहते हैं आलूदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। तो पहला तरीका ये था कि हमने फाइनल प्रोडक्ट बना ली, उसको आखिरी बर्तन में कंटेनर में बंद कर लिया, और उसको हमने जरासीम से पाक कर दिया रेडिएशंस के ज़रिए या हमने हीट के ज़रिए। या दूसरा तरीका ये है कि जो उसका रॉ मटेरियल है, अद्वियात बनाने का तरीका है, जो अशिया हैं उन्हीं को हम मतलब जरासीम से पाक लेंगे और ऐसे माहौल में बनाएंगे कि कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आलूदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको इजाज़त ही ना हो कि वो अंदर दाखिल हो सकें। स्पॉयलेज ऑफ मेडिसिन एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। स्पॉयलेज कहते हैं गलना सड़ना, ख़राब होना। मेडिसिन स्पॉयलेज हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, और ये नतीजतन किसकी वजह से होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आलूदगी की वजह से होता है। आल दो अगरचा ऑब्वियसली अनडिज़ायरेबल, ये बहुत बुरी चीज़ है, अनडिज़ायरेबल है, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है। हैज़ एज इट्स मेन कॉन्सिक्वेंस फाइनेंशियल लॉस, इससे एक तो हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है, हमारा जो पैसा रुपया है वो ज़ाया हो गया, रेदन दैन इल हेल्थ, और इसके साथ साथ हमें इससे बीमार सेहत भी मिलेगी ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट, और मरीज़ को जो हम उसकी सेहत भी ठीक नहीं होती, इल हेल्थ ही रहेगी, और हमारा पैसा भी सारा ज़ाया हो जाएगा। तो हमें जो स्टीराइल मेडिसन है, जरासीम से पाक मेडिसन कैसे बनानी है, ये भी हमें सब पता चलेगा माइक्रो बायोलॉजी का इल्म हासिल करके। तो ये थे बेटा हमारे माइक्रो बायोलॉजी के स्कोप थे। आज के लिए हमारा इतना ही। माइक्रो बायोलॉजी इन योर फ्यूचर, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है माइक्रो बायोलॉजी इन योर फ्यूचर। और आपने जो है बेटा ये कुछ चंद जो इसमें से 12 तकरीबन दिए हुए हैं, तो आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं। ये सारा माइक्रो बायोलॉजी का इल्म बहुत ज़्यादा अहम है। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमारा छुटकारा हासिल नहीं हो सकता। हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, खाने के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, पानी पीते हैं उसके ज़रिए एंटर होते हैं, हम जहाँ बैठे होते हैं हाथों को लग जाते हैं, हाथों के ज़रिए जैसे ही हम मुंह को हाथ लगाएं या बगैर हाथ धोए खाना खा लें तो जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें इसका इल्म होगा तो हम किसी हद तक ख़ुद को भी बचा सकेंगे, और जो जहाँ काम करना है वहाँ उसकी भी सफाई रख सकेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी फिर बेटा हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।